और बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की। भोपाल में पूर्व बीजेपी सांसद रघुनंदन शर्मा ने प्रशासन पर व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा आरोप लगाया है और इतना ही नहीं, उन्होंने इसे खत्म करने को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सलाह भी दी है। एक कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से निवेदन किया कि प्रशासन में कई ऐसे लोग हैं जो अपने घर भर रहे हैं और ऐसे अशुद्ध तत्वों को बाहर करने की आवश्यकता है। उनकी माने तो ऐसे तत्वों के चलते विकास में अड़चन आती है और जनता परेशान होती है, इसलिए ऐसे लोगों पर जल्द ही कार्रवाई हो। मैंने अपनी प्रार्थना, अपने हृदय के विचार उनको व्यक्त किए कि काफी समय से मध्य प्रदेश शासन में ऐसे जो लोग हैं जो स्वार्थ के कारण अपनी मनचाही जगह बैठे हैं, अपने घर भर रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं, सामान्य जन की सेवा करने के बजाय उनसे सेवा ले रहे हैं। ऐसे सब लोगों को ठीक से परख कर उस अशुद्ध तत्व को बाहर करने की आवश्यकता है। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए। शैलेंद्र, किस पर निशाना साध रहे हैं पूर्व बीजेपी सांसद रघुनंदन शर्मा? देखिए, कोई पहला मौका नहीं है जब रघुनंदन शर्मा ने अपनी ही पार्टी की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े किए और इस बार वो सीधे तौर पर प्रशासन में बैठे अधिकारियों और जो दलाल टाइप के लोग जो सक्रिय हो जाते हैं, जो मंत्रियों के यहाँ लगातार चक्कर लगाते रहते हैं, उन पर वो सीधे तौर पर निशाना साध रहे हैं। देखिए, जल संरचनाओं के शुद्धिकरण के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने मंच से साफ तौर पर यह कहा कि जल संरचना को शुद्धिकरण आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सत्ता और संगठन में प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए एक ही पद पर कई सालों से जमे हुए हैं, जिनका काम जनता की सेवा करना है, लेकिन वो जनता से सेवा ले रहे हैं और अपना घर भरने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी आपको चिन्हित करने की आवश्यकता है और उन जो असामाजिक तत्व हैं जो समाज को गंदा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना होगा। यानी जो सत्ता के लोग, सत्ता के बीच जो लोग बैठे हुए हैं या प्रशासनिक अमले में जो लोग बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों को बाहर करना होगा। यानी इस तरह की गंदगी को बाहर करना होगा, तभी जो है स्वस्थ समाज का जो है वो निर्माण हो सकेगा। सीधे तौर पर उन्होंने जो प्रशासन में बैठे अधिकारी हैं, जो लंबे समय से एक ही जगह पर टिके हुए हैं, जिन पर कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते हैं और जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिनका काम जनता की सेवा करना है और वही लोग अब जनता से सेवा करवा रहे हैं और अपना घर भर रहे हैं, तो ये सीधे तौर पर उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने ये बात कही है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस भी उसके बयान पर अब सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने साफ तौर पर यह कहा है कि ये तो केवल रघुनंदन शर्मा जी का दर्द नहीं है, बल्कि बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं का दर्द है। मध्य प्रदेश में 20 साल से लगातार बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाती है। यानी अधिकारी जो है वो पूरी तरीके से निरंकुश नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में सरकार को इन निरंकुश अधिकारियों पर काम करना चाहिए, ताकि जो कार्यकर्ता है या जो जनता है, जिनकी जो पीड़ा है वो समाप्त किया सके और जो काम वास्तव में होने चाहिए वो हो। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की तरफ भी रघुनंदन शर्मा ने इशारा किया है। जी, जाहिर सी बात है शैलेंद्र की काफी सीनियर लीडर हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं कि पार्टी के अंदर साथ ही प्रशासनिक जो अधिकारी है वो किस तरीके से काम करते हैं, बहुत मंझे हुए नेता हैं। तो जिस तरीके से उन्हें सीधे तौर पर आरोप लगाया है और अपने ही पार्टी को उन्होंने नसीहत एक तरीके से दी है खुले मंच से, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को तो एक बड़ा मौका मिला, जैसा कि आप बता रहे हैं कि उन्होंने भी इस पर निशाना साधा है। क्या इसके बाद बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया है कि कोई सुधार होगा या इस पर जांच होगी या किसी भी तरीके से कुछ बड़ा बदलाव होगा? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि रघुनंदन शर्मा का कोई पहला मौका नहीं है जब अपनी सरकार की जो कमियां हैं उनको सामने लाने का उन्होंने काम किया। उसके पहले भी हम लगातार देखते रहे हैं कि सरकार के अंदर जो भी खामियां होती हैं, चाहे वह प्रशासन के अंदर हो, संगठन के अंदर हो या सत्ता के अंदर हो, वो लगातार इस बात को लेकर मुखर होकर अपनी बात सार्वजनिक मंचों पर रखते रहे हैं। और हमेशा से हमने देखा कि जब जब उन्होंने जो कुछ कहा है, उसके बाद तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, वो एक सुर में ये कहते नजर आए हैं कि वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं। यदि उन्होंने कुछ कहा है तो निश्चित तौर पर कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा, कुछ देखा होगा उन्होंने तभी कहा होगा और उन्होंने जो बात कही है उस पर जरूर संज्ञान लिया जाएगा। हालांकि आज का जो बयान सामने आया है उसके बाद से अभी बीजेपी के किसी बड़े नेता का कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जैसा कि मैं बता रहा हूं कि इसके पहले भी वो लगातार सरकार और प्रशासन की खामियों को जनता के लिए उजागर करते आए हैं। उस पर भी नेताओं ने उनकी जो बातें हैं उन पर अमल करने की बात कही है। तो जाहिर सी बात है, आज जो उन्होंने आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए। वन मंत्री केदार कश्यप को संसदीय कार्य मंत्री का
अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वर्तमान दायित्व के साथ उन्हें संसदीय कार्य मंत्री का प्रभार भी सौंपा गया और अभी मंत्री केदार कश्यप के पास वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास और सहकारिता विभाग का प्रभार है। नए दायित्व के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वन मंत्री केदार कश्यप को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सीएम साय ने अपने संदेश में लिखा कि मंत्रिमंडल के मेरे साथी केदार कश्यप को वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता के वर्तमान दायित्वों के साथ ही संसदीय कार्य विभाग का प्रभार मिलने पर बहुत बहुत बधाई एवं सफल कार्यकाल हेतु हार्दिक शुभकामनाएं। तो संसदीय कार्य मंत्री बनने पर मंत्री केदार कश्यप ने मुख्यमंत्री साय का आभार जताया है। केदार कश्यप ने कहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ मिलकर अपनी बात रखूंगा। मंत्री का अतिरिक्त प्रभार मुझे सौंपा है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के उम्मीदों पर खरा उतरूं और सदन में माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सदन की कार्यवाही को गति प्रदान करने में सहयोगी के रूप में मैं अपना दायित्व निभा सकूं। आदिवासी बाहुल्य शहडोल में सीएम राइज स्कूल की हालत बद से बदतर है। बुढ़ार ब्लॉक का सीएम राइज स्कूल महज 1 घंटे की बारिश में तालाब में तब्दील हो गया। बारिश के चलते कैंपस में पानी भर गया और छात्रों को घुटने तक पानी में होकर क्लास तक जाना पड़ा। बताया जा रहा है कि नालियों में मलबा भरा होने के चलते ऐसे हालात बने हैं। आपको ये भी बता दें कि बुढ़ार सीएम राइज स्कूल में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक की कक्षाएं चलती हैं और स्कूल में 900 से अधिक छात्र छात्राएं पढ़ाई करते हैं। पूरे मामले में आदिवासी विकास विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर की माने तो पुरानी बिल्डिंग में स्कूल संचालित है और जल्द ही नई बिल्डिंग में स्कूल चलेगा, जिससे इस समस्या से छुटकारा भी मिल जाएगा। और संवाददाता सौरभ पांडे जुड़ गए। सौरभ, सीएम राइज स्कूल का हाल बेहाल हम देख पा रहे हैं कि पूरे स्कूल में मैदान में पानी भरा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। ये बुढ़ार का सीएम राइज स्कूल है। यहाँ 1 घंटे की जो बारिश होती है उसमें पूरा जो बारिश का पानी स्कूल के अंदर आता है। स्कूल की जो प्राचार्य है उन्होंने बताया है कि जो शहर का जो गंदा पानी है, नालियां जाम होने के कारण जो शहर का जो गंदा पानी है वो स्कूल परिसर के भीतर ही आ रहा है और वो पानी स्कूल परिसर के भीतर जब आता है तो मैदान में लगभग घुटने तक का पानी भर जाता है। स्कूल की छत टपक रही है। जो बच्चे अध्ययन वहां पे पढ़ाई कर रहे हैं वह भीग कर पढ़ाई कर रहे हैं। इस पूरे मामले में जो आदिवासी शिक्षा विभाग है उनका कहना है कि सीएम राइज का जो नई बिल्डिंग है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिस कारण से स्कूल अभी पुराने भवन में ही चल रहा है। लेकिन जो वर्तमान जो तत्काल की जो परिस्थिति है उसके निदान के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। बार बार जो स्थितियां हैं नगरीय निकाय की तरफ डाल दी जाती हैं कि नाली चौक में है तो उसे जो साफ करने की जिम्मेदारी नगरीय निकाय की है, लेकिन जो छात्रों को जो परेशानी हो रही है उस पर एक कोई जो ठोस जो कार्रवाई होनी चाहिए वो भी नहीं हो पा रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो आप ये देखिए कि सीएम राइज स्कूल का किस तरीके के हालात हैं कि पानी में भीगकर छात्रों को, टीचर्स को स्कूल तक दाखिल होना पड़ता है। हल्की बारिश में ही सीएम राइज स्कूल का हाल ऐसा है जो कि आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। छात्र छात्राओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनके शूज और जो फुटवियर्स हैं वो पूरे भीग जाते हैं। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंच गए हैं। विदेशों से मेहमानों का पहुंचने का सिलसिला जारी है। आज अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी होगी, जिसके लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। तो देखिए, आपको हम तस्वीरें भी दिखाएंगे जब अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के लिए बेहद ही शानदार इंतजामात किए गए हैं। मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। देश विदेश के तमाम वीआईपी मेहमान पहुंच रहे हैं अनंत शुभकामनाएं देने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए। और आप देखिए, मेहमानों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो बारिश में भी लगातार जारी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इससे पहले अंबानी परिवार के सदस्यों और मेहमानों ने घर में भगवान शिव की पूजा की और अनंत राधिका की शादी के लिए आशीर्वाद लिया गया। नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते
भगवति हे सिद्धिकण्ठ कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मुंबई में अनंत राधिका की शादी की तैयारियां चल रही हैं, तो कुछ दिनों पहले रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी काशी आई थी और अब उन्होंने काशी को लेकर अपना अनुभव साझा किया है। उन्होंने कहा कि काशी से हमारा विशेष नाता रहा है। नमस्कार, जय काशी विश्वनाथ। काशी के साथ मेरी भक्ति का एक गहरा और विशेष नाता रहा है। For me and my family, it has always been important to seek the blessings of our Devis and Devtas before any auspicious beginning. A few weeks back, I went to Varanasi to pray for my children, Anant and Radhika, before their wedding. I've always been fascinated by Kashi, the oldest living city, the city of light, the cradle of Indian civilization. Throughout Anant and Radhika's wedding celebrations, we have tried to pay a tribute to India's glorious culture and heritage, brought alive by thousands of artisans, karigars, weavers and craftspeople. I am delighted to proudly reimagine and present the purity, positivity and beauty of Varanasi at the wedding. The grace of our gods and goddesses, the blessings of our priests and saints, the piousness of our rituals and traditions. नमस्ते राजेश जी। नमस्ते नमस्ते। अच्छा लगा आपको यहाँ देखकर? बहुत अच्छा लगा। आपने हमको बुलाने का वादा किया था, जो कि पूरा आपने किया। आप सब आ गए यहाँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। गंगा किनारे पर बजने वाली शहनाई की वो धुन जो हर शादी को मंगलमय बना देती है, और वही शांति, भक्ति भाव और आनंद जो मैंने काशी में महसूस किए। महादेव यहाँ वास करे, गणपति संग नंदी, जहाँ मंत्रों की गूंज सुनाई दे। पावन है ये नगरी, काशी नगरी। आज अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट एक दूसरे के हो जाएंगे। दुनिया भर से मशहूर शख्सियतें इस ग्रैंड शादी का गवाह बनने के लिए मुंबई पहुंच चुकी हैं। इंटीरियर के साथ साथ मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जियो वर्ल्ड सेंटर में शादी समारोह होगा, जिसका अभी सभी को बेसब्री से इंतजार था। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। आज यानी 12 जुलाई के दिन अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट एक दूजे के हो जाएंगे। अंबानी परिवार में फिर एक बार शादी की शहनाई बजने जा रही है, जिसमें अब सिर्फ कुछ घंटे का समय ही बाकी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और जाने माने बिजनेसमैन वीरेन मर्चेंट की बेटी राधिका मर्चेंट आज शादी के अटूट बंधन में बंध जाएंगे। इस शादी में शामिल होने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी कई जानी मानी बड़ी हस्तियां मुंबई पहुंच चुकी हैं। देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में शामिल होने के लिए न्योता दिया गया है। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मुंबई पहुंच गई हैं। अनंत और राधिका आज 7 फेरे लेंगे। इसके लिए दोपहर 3 बजे शुभ मुहूर्त है। ये कार्यक्रम एंटीलिया में ही होगा। शादी के बाकी कार्यक्रम मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित किए गए हैं। शादी काफी ग्रैंड होने वाली है, जिसे देखने के लिए हर कोई बेताब है।
देश की सबसे बड़ी शादी में बॉलीवुड और हॉलीवुड के भी कई सितारे अपनी परफॉर्मेंस से 4 चांद लगाने वाले हैं, जिसके लिए मशहूर रैपर हनी सिंह भी मुंबई पहुंच चुके हैं। 3 दिन तक चलने वाली देश की अब तक की सबसे बड़ी और भव्य शादी में 13 जुलाई को 6 बजे आशीर्वाद यानी मिनी रिसेप्शन होगा। ये कार्यक्रम नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में होगा। 14 जुलाई को मुख्य रिसेप्शन होगा। इस ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन में कई नामी हस्तियां शामिल होंगी। शादी से पहले एंटीलिया में अनंत और राधिका की मंगल कामना के लिए शिव शक्ति का अनुष्ठान भी हुआ, जिसमें उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी भी शामिल हुए। वहीं मशहूर गायक कैलाश खेर और बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह ने भक्ति के गीत पर परफॉर्म कर आयोजन में 4 चांद लगा दिए। अनंत अंबानी और राधिका की ग्रैंड वेडिंग में अब कुछ घंटों का ही वक्त बचा है, जिसके हर रंग की गवाह दुनिया बनने जा रही है। इस मौके पर खुशियों की बारिश अभी जारी रहेगी और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। न्यूज 18 ने धरती को हरा भरा रखने के लिए प्रोजेक्ट वन ट्री के नाम से मुहिम शुरू की है और उसका मकसद सभी को एक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना है। देश की कई बड़ी हस्तियां न्यूज 18 के इस खास पहल का हिस्सा बनी। सांसद अनुराग ठाकुर ने भी लोगों से पेड़ लगाने की अपील की है। जलवायु परिवर्तन से भारत को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू की है नेटवर्क 18 ने। प्रोजेक्ट वन ट्री, एक पेड़ लगाएं और जलवायु परिवर्तन से अपने देश को बचाएं। भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक बेहतर कल देकर जाएं। आइए, जैसे मोदी जी ने कहा था, माई लाइफ प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम खुद भी जागरूक हों और अन्य को भी जागरूक करें। एक और मोदी जी ने मुहिम चलाई है, एक पेड़ माँ के नाम। वैसे ही नेटवर्क 18 ने भी प्रोजेक्ट वन ट्री चलाया, जो सराहनीय है, प्रशंसनीय है। मैं बधाई देता हूं नेटवर्क 18 को और आप सभी दर्शकों से आग्रह करता हूं कि आइए एक पेड़ लगाएं और बेहतर कल बनाएं। टाइगर स्टेट के नाम से जाने जाने वाला मध्य प्रदेश सवालों के घेरे में है। इसकी वजह है एक रिपोर्ट जिसमें टाइगर स्टेट में बाघों के लिए खतरे की घंटी बताई जा रही है। दरअसल रिपोर्ट में दावा किया गया तो एमपी में बीते कुछ महीनों में सबसे ज्यादा बाघों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा टाइगर हैं। लेकिन एक रिपोर्ट ने इस दर्जे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघों की मौत दर्ज की गई, यानी मध्य प्रदेश टाइगर की मौत के मामले में देश में नंबर 1 है। सबसे ज्यादा टाइगर की मौत बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में दर्ज की गई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो बीते 6 महीने में 23 बाघों की हुई मौत। अकेले बांधवगढ़ में 12 बाघों की मौत। 2012 से 2022 के बीच 65 टाइगर की मौत। एमपी में सक्रिय हैं शिकारी, रिपोर्ट में कहा गया। मौत के लिए स्टाफ की लापरवाही। मध्य प्रदेश में लगातार बाघों की हो रही मौत को लेकर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार शिकारियों पर नकेल नहीं कस पा रही, साथ ही जंगलों की लगातार कटाई हो रही है। की डेथ हो रही है या उसको मारा जा रहा है या शिकार हो रहा है, तो इस तरह से तो मध्य प्रदेश जो टाइगर स्टेट के रूप में आया था कमलनाथ जी की सरकार में, हमारी सरकार में, अब वो धीरे धीरे पीछे चला जाएगा। भाई टाइगर एक पर्यावरण, जंगलों की सुरक्षा के लिए, अगर टाइगर है कहीं तो ये मान के चलिए कि जो अवैध कटाई करते हैं ये नहीं होगी, अवैध चीजें नहीं हो सकती जंगल में। इस वजह से टाइगर को हमेशा प्रिजर्व किया गया। लेकिन जिस हिसाब से शिकार हो रहे हैं, सरकार उसमें कहीं भी उनको पकड़ नहीं पा रही या सजा नहीं दे पा रही। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।